गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुरेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे बीएड फोर्थ सेम के अंतर्गत जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है फेमिनिज्म अर्थात नारीवाद। आज हम लोग इसके आधारभूत संकल्पना के बारे में बात करेंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? फेमिनिज्म। फेमिनिज्म अर्थात इसको क्या बोला जाता है? नारीवाद। ठीक है, नारीवाद जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है नारी और दूसरा है वाद। वाद का मतलब आपको पता होगा, एक विचारधारा से संबंधित है ना? एक विचार या विचारधारा अर्थात नारी से संबंधित विचारधारा नारीवाद कहलाता है। यहाँ पे नारी शब्द की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो ये जो है एक धातु हम बोल सकते हैं, नृ धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है निष्पन्न। निष्पन्न। अब ये कौन कौन सी चीजों में निष्पन्न है इसके बारे में बात करते हैं, है ना भाई? निष्पन्नता यहाँ पे जो है वो किस पर है? योग्यता पर। जो ये समय के अनुसार से कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ हुआ है। ठीक, समय के अनुसार से उनके जो कास्टिंग है, उनके जो रोल है वो चेंज होते गए हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और सामान्य शब्द है जो आप सभी जानते हैं, स्त्री शब्द से इनको बोला जाता है। ठीक है, स्त्री जो शब्द है वो काफी प्राचीन शब्द है और सबसे ज्यादा अधिक व्यापक शब्द है जो महिला के संदर्भ में यूज किया जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में भी इसके प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि और ऐसे समय के साथ साथ कौन कौन से ऐसे नाम है जो उनको दिया गया उनके विशिष्टता के आधार पर, है ना? तो किसी ने इनको क्या बोला? योसा कह दिया या योसित, इसको हम बोल सकते हैं, है ना? उसके बाद फिर किसी ने इनको क्या कहा? अंगना कह दिया। किसी ने इनको प्रमदा कह दिया। किसी ने इनको वामा कह दिया। किसी ने इनको वाम लोचना कह दिया, है ना भाई? किसी ने इनको सुंदरी कहा। किसी ने इनको मामिनी कहा। है ना भाई? किसी ने इनको मामिनी कहा। किसी ने इनको क्या कहा? कांता कहा। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो इनको जो है हमको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा और बात करें अगर हम लोग तो उनको चंडी भी नाम से संबोधित यहाँ पे किया गया, है ना? ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको जो है समय स्थिति के अनुसार से उसके विशिष्टता के आधार पर जो है उनको बोला गया। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें स्त्री शब्द का अर्थ यहाँ पे ये लगाया गया है कि जो लज्जा से सिकुड़ती हुई, स्त्री शब्द का अर्थ बात कर रहे हैं हम लोग, लज्जा से सिकुड़ती हुई पुरुष को समर्पित, स्त्री का अर्थ यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, दूसरा शब्द योसा या योसित शब्द का अर्थ यहाँ पे है पति की सेवा करने वाले। पति की सेवा करने वाले, योसा या योसित। अंगना, सुंदर अंगों वाली। ठीक है, प्रमदा क्या है यहाँ पे? पुरुष को उत्तेजित करने वाली, अपनी सुंदरता से या अन्य क्रियाकलाप से जो है उसको उत्तेजित करने वाली। और उसके बाद फिर यहाँ पे वामा जो है स्नेह का वमन करने वाली, प्रेम का वमन करने वाली। वाम लोचना यहाँ पे क्या है अर्थ उसका? आंखों में या दृष्टि में जो है कामना की भावना अधिक रखने वाली, अधिकता के साथ रखने वाली जो है वो क्या है? वाम लोचना। सुंदरी, जाहिर सी बात है अपनी सुंदरता से जो है पुरुष को उत्तेजित करना या उत्साहित करना जो है सुंदरी कहना है। मामिनी के अंदर यहाँ पे रूठने और मनाने से संबंधित है। रूठना उनका काम है, मतलब ऐसा समझा जाता है कि ये रूठ जाती है और मनाने के लिए विवश करती है ना? तो उससे संबंधित उसको शब्द दिया गया क्या? मामिनी। कांता, प्रेम करने के योग्य होने के कारण, पुरुष के द्वारा प्रेम करने के योग्य होने के कारण उसको कांता भी यहाँ पे बोला गया। चंडी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रोध करती है इसलिए उसको यहाँ पे क्या बोला गया है? चंडी, जो शब्द से नवाजित किया गया है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अब बात करते हैं आगे कि किस तरीके से कौन कौन से ऐसे काल आए, समय आई, परिस्थितियां आई और उन सभी समय में नारी की क्या स्थिति थी, जिससे हमको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि नारीवाद का जन्म जो है क्यों हुआ। चलते हैं अब विभिन्न समय में नारी की स्थिति कैसी थी उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं
प्रागैतिहासिक काल का, प्रागैतिहासिक काल का, प्री हिस्टोरिक एरा जो है ना। तो प्रागैतिहासिक काल, अगर आप लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, पूरा पाषाण काल एक ऐसा समय था जहाँ पर हमको किसी भी प्रकार के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, है ना भाई। लिखित साक्ष्य यहाँ पे हमको नहीं मिला है, तो क्या मिला है हमको, मिला है यहाँ पे मूर्ति कला, चित्रकला, है ना, या फिर मृदभांड इत्यादि जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं उस समय के स्वरूप को दर्शाने के लिए काफी है। हम उस समय की कल्पना बस कर सकते हैं, जान नहीं सकते कि उस समय एक्चुअल में क्या हुआ था। तो वो चीजें जो है यहाँ पे लिखित रूप से साक्ष्य नहीं हुआ, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पे हमने मूर्ति कला के माध्यम से, अन्य चीजों के माध्यम से जो है यहाँ पर ये जानने का प्रयास किया कि उस समय नारी की स्थिति क्या थी। तो इस समय जो है नारी की स्थिति जो है काफी उत्तम थी, अर्थात यहाँ पे महिला की प्रधानता थी। नारी जो है यहाँ पे प्रधान रूप में थे, मतलब कि महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं किया जाता था। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी, मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। इस समय के अगर सभ्यता के बारे में बात करेंगे आप, तो हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी पहचान है। और कहीं ना कहीं हम उसमें जो प्राप्त साक्ष्य हैं उसके आधार पर यह निर्मित करते हैं अपनी कल्पना को कि कहीं ना कहीं उस समय महिलाओं की स्थिति काफी सराहनीय रही है, ठीक है। दूसरा स्थिति हम बात करते हैं यहाँ पे वैदिक काल, वैदिक एरा। वैदिक काल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे महिला की स्थिति काफी उन्नत थी, उत्तम थी, है ना, उत्तम यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, काफी उत्तम थी। उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, मतलब महिला पुरुष इत्यादि जो है उसमें भेदभाव बिल्कुल नहीं किया जाता था, ठीक है। कौन से काल में? वैदिक काल में। वैदिक काल जो है, आप लोग को एक चीज मैं इसके बारे में बता दूं कि यहाँ पे जो है लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे वैदिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है, लेकिन बहुत सारे साक्ष्यों को पढ़ने में असमर्थ है, अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है या फिर उसका अर्थ नहीं निकाला जा सका है, ठीक है। तो इसमें वैदिक काल में हम बात करते हैं तो वैदिक काल में यहाँ पे मनु जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। मनु जी ने स्टेटमेंट क्या दिया था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर जिस स्थान पर महिला की इज्जत होती है या महिला का सम्मान होता है, उस जगह पर, उस स्थान पर, उस घर पर निश्चित ही ईश्वर का वास होता है। तो कहीं ना कहीं उस समय का जो स्थिति है, महिला की स्थिति, उसको दर्शाता है कि उसकी स्थिति काफी सराहनीय थी, उत्तम थी, है ना, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। यहाँ तक कि उस समय उनको संपत्ति का भी अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, लेकिन इसका एक शर्त था। संपत्ति का अधिकार का एक शर्त यह था कि अगर वो बालिका या महिला जो है जीवन भर कुंवारी जीवन व्यतीत करने के लिए इच्छुक है, तो उस संदर्भ में उसको यहाँ पर संपत्ति का अधिकार जो है दिया जाता था। संपत्ति के अधिकार दिए जाने के साथ साथ उसको स्वयं के पसंद से विवाह करने का भी अधिकार था। स्वयंवर प्रथा उस समय जो है प्रचलित थी, स्वयंवर प्रथा, ठीक है। स्वयंवर प्रथा क्या है? जिसमें लड़की जो है स्वयं अपनी पसंद से वहां पर जो है अपने पुरुष साथी को चयन कर सकती है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, स्वयंवर प्रथा हो गया है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे मनु जी ने एक और स्टेटमेंट भी दिया था, जिसके अंतर्गत यह कहा गया था कि जो है महिला जो है पूरी तरीके से पुरुष पर आश्रित है, ऐसा लोग समझते हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि पिता जो है पुत्री के रूप में महिला की रक्षा करती है, फिर वह जब महिला जवान हो जाती है, यौवन अवस्था में आती है, तो पति उसकी रक्षा करता है। फिर जब वो बुढ़ापे में चली जाती है तो उस समय उसका पुत्र जो है उसका रक्षा करता है। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं भारतीय समाज में या इतिहास में महिलाओं के लिए नकारात्मक पहले के रूप में सामने आया, और महिलाओं में भी ये चीज़ आ गया कि हम तो उन पर आश्रित हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति वहाँ से खराब होती हमको नजर आई, ठीक है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऋग्वेद में जो स्त्री शब्द का यूज हुआ है ना, ऋग्वेद में जो स्त्री शब्द का यूज हुआ है वो कैसे हुआ है? स्त्री सूत्र, है ना, जन्मदात्री, ये शब्द जो है वहां पे बोला गया, स्त्री सूत्र जन्मदात्री, अर्थात स्त्री जो है परिवार का कल्याण करने के लिए सूत्रधार की भूमिका में है, और साथ ही साथ वो जन्म देने वाली है, इसलिए उसको जन्मदात्री कहा गया। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। बस एक स्टेटमेंट जो मनु जी के द्वारा यहाँ पे दिया गया वो क्या था कि पिता जो है उसके बाल्यकाल में रक्षा करते हैं, पति जो है यौवन काल में, और जो बुढ़ापे में
पुत्र के द्वारा वो रक्षित होती है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव, उन्होंने तो सकारात्मक बोला रहा होगा, लेकिन लोगों में वो नकारात्मकता फैली और जिसका परिणाम जो है आगे चलकर हमको देखने को मिला। अगले अगर हम बात करें तीसरे समय की, तो वो क्या है, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो है, यहाँ पे दो महाकाव्य लिखे गए, एक पता होगा आपको रामायण और एक महाभारत। ठीक है, रामायण और महाभारत का जो है ये समय भी काफी अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे भी दिक्कतें हमको देखने को मिली। जिस तरीके से एक राज परिवार में, जहाँ पे राम थे, दशरथ थे, उनकी पत्नियां थी और सीता थे, लक्ष्मण थे, उनके भाई लोग, है ना। तो ये सभी लोगों में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी छलकता है, सकारात्मक भाव निकल के सामने आता है। जहाँ सीता को हम माता के रूप में देखते हैं और एक आदि शक्ति भवानी के रूप में उसको पूजते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी उस सामाजिक मापदंड जो उस समय बनाए गए रहे होंगे, उससे होकर उनको गुजरना पड़ा। आदि शक्ति होने के बावजूद भी उन्हें आग के हवाले कर दिया गया उनकी पवित्रता की जांच करने के लिए, जो कि अगर हम उस लेवल पे ना देखें, उसको ईश्वरीय सत्ता के आधार पर ना देखें और एक तर्क करें, तो हमको यह लगता है कि नारी की स्थिति जो है उस समय ठीक नहीं थी, क्योंकि उनको प्रमाण देने के लिए अपने आप को अग्नि के हवाले करना पड़ रहा था। देखिए, उसी अग्नि के हवाले करने के कारण अगर हम बात करें तो शायद उस समय बाद फिर सती प्रथा जो है बुरी तरीके से व्याप्त हो गया समाज में, तो कहीं ना कहीं हम उसको उसका आधार मान सकते हैं। उस समय की जो वैश्यावृत्ति वाला परंपरा उस समय भी चल रहा था और नर्तकी नाचने वाली भी हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं राज परिवार की बात करें और इनके बात करें वैश्याओं की और नर्तिकाओं की, तो उस समय उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी। जो स्थिति मतलब महिला की इस नकारात्मक पहलू को दर्शाती है, उनकी स्थिति ठीक नहीं थी और आज भी नहीं है, वो तो जानते थे हम। महाभारत में अगर हम बात करें तो महाभारत में अगर हम सीधे सीधे बात करते हैं तो द्रौपदी की बात करते हैं। द्रौपदी जो है पांडवों की पत्नी थी और काफ़ी सशक्त थी, सबल थी, लेकिन उसके बावजूद भी महिला की स्थिति को दर्शाने के लिए जो है एग्जाम्पल दिया गया है, उसके बावजूद भी उनको जो है वहाँ पे भरे सभा में अपमानित होना पड़ा, उनका चीरहरण जो है वहाँ पे किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उनके पतियों ने उनको जुए में लगा दिया। अब बताइए, महिला जो है जुए में लगाने की वस्तु है, चीज है, फिर भी उनको लगाया गया। तो हमको केवल द्रौपदी से लेना देना नहीं, हमको वहाँ पे जो सामाजिक ढांचा जो बना था, एक स्थिति जो बनी थी महिला की, उसके बारे में जानकारी लेना है। सोचिए, जब राज परिवार का कोई व्यक्ति अपनी ही पत्नी को जुए में लगा दिया, तो उस समय सामान्य परिवार में कैसी स्थिति रही होगी महिलाओं की, है ना भाई। तो ये सोचने वाली बात है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी वहाँ पे आती गई। कुंती की बात करें तो कुंती भी जो है बिन विवाह मां बन गई। उसके बाद समाज ने उसको अलग नज़र से देखना शुरू कर दिया, साथ ही साथ उसके पुत्र को सूत पुत्र करके बोला गया, जो कहीं ना कहीं उस समय की एक स्थिति का जो बखान करती है ना। उसके बाद एक और, जैसे हम धृतराष्ट्र की पत्नी की बात करें, धृतराष्ट्र अंधा था, तो उनकी पत्नी ने यह कसम खाया कि मैं जीवन में कभी भी किसी को नहीं देखूंगी, क्योंकि मेरे पति जो है नहीं देख सकते। तो ये चीज़ें, हालांकि वहाँ त्याग की भाव आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं महिला की स्थिति का भी तो बखान वहाँ पे किया जा रहा है। मतलब आज के डेट में अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मान लीजिए पति अगर लंगड़ा है और पत्नी सही हो, तो अपने पैर कटवा के जीवन व्यतीत करेगी। मतलब एक जीव को सुख देने के लिए दूसरे जीव का हनन क्यों हो रहा है यहाँ पे, ये चीज़ों को हमको जानना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं। चौथी स्थिति वो क्या है? मध्यकाल, है ना। मध्य हम लोग देखते हैं कि मध्यकाल में जो है स्थिति काफ़ी दयनीय थी, बहुत सारी प्रथाएं यहाँ पे चलने लगी थी, और जिसके अंतर्गत महिलाओं को विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करने का मामला जो है हमको देखने को वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक और समय की, वो क्या है अपना, अब सीधा हम लोग आगे बात करते हैं आधुनिक युग की। ठीक है, अब आधुनिक स्थिति में क्या हाल था आधुनिक समय में, तो जाहिर सी बात है आधुनिक समय में मध्यकाल का कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, है ना भाई। लेकिन आधुनिक समय में दयनीय तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उस पर सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार से प्रयास भी किया जाता है। अगर हम आज के अंदर की बात करें, विभिन्न प्रकार से जब से हमारा संविधान बना है, संविधान बनने के बाद बहुत सारी प्रथाओं का अंत हो गया है, कुप्रथाएं नहीं चल रही हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उन पर काफ़ी एक पॉजिटिविटी आई है अभी वर्तमान समय, लेकिन फिर भी आना बाकी है। तो यहाँ से अगर हम इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखें, तो ये कहीं ना कहीं कारण है जिस कारण से नारीवाद का जन्म हुआ। नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो औरत के सम्मान के बारे में बात करता है, उसके अधिकार के बारे में बात करता है, उसके जीवन से संबंधित चीज़ों की बात करता है ना। तो इन्हीं सभी चीज़ों के आधार पर हम लोग बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास में, और नारीवाद के विभिन्न प्रकारों को वहाँ पे उल्लेखित करेंगे।
तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।